मगर मुख्यमंत्री महोदय जो 30 विधायकों के टिकट को खतरे में बताए हैं, कहीं उस 30 विधायकों में अंबिकापुर भी तो नहीं है। हमारी पार्टी गंगा की तरह पवित्र है। जब आप जाइए तो एक इमरजेंसी के डॉक्टर को छोड़ के विशेषज्ञ चिकित्सक नदारत, और ये अस्पताल में ड्यूटी ना करके जितने यहाँ प्राइवेट बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं वहाँ इनकी सेटिंग है। कोई भी मरीज जाएगा बेचारा यहाँ का आदिवासी, उसको ये रिफर कर देंगे कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ, इतने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। ये टीएस सिंहदेव और इनके भतीजे ये टोटल प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि यहाँ के आदित्यश्वर शरण सिंह हैं, माननीय टीएस सिंहदेव के जो भतीजे हैं स्वास्थ्य मंत्री के, उनके भाजपा प्रवेश की चर्चा है। नहीं तो ये बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। कभी ये छोड़ेंगे कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, मैं शायद अगला चुनाव न लड़ूं। तो टीएस सिंहदेव जी बहुत श्रूड चालाक राजनीतिक हैं। मैं इनको 35 साल से जानता हूँ। वहाँ के आपराधिक तत्वों से मिलके ये जितने नर्सिंग होम वाले, सिटी स्कैन वाले, एक्सरे सेंटर वाले हैं, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल या जिला चिकित्सालय के एक्सरे मशीन की तार खींच के उसको खराब कर देंगे। सिटी स्कैन के किसी पार्ट्स को ये खराब करवा देंगे। योजना के तहत आए दिन आप पेपरों में पढ़ते होंगे, जिला चिकित्सालय का सिटी स्कैन खराब, एक दिन 2 दिन नहीं, महीनों खराब। नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़ 24। आज हम हैं एक ऐसे तेज तर्रार नेता जिनके साथ हम आज काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अंबिकापुर के पार्षद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री आलोक दुबे जी से। सबसे पहले मैं फास्ट इंडिया 24 चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या कारण है कि बीजेपी में आप अन्य नेताओं की तुलना में ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, हम बीजेपी के लोग अभी विरोधी दल में हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम सरकार के उन नीतियों का जो जन विरोधी है, जो इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसके कारण जो योजनाएं ये अपने घोषणा पत्र में लाए थे, वादा किए थे जनता से, उसको पूरा ना होते देख मैं बड़ा व्यथित होता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि सरगुजा में आप अन्य बीजेपी नेताओं के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दल के और भी लोग सक्रिय हैं, मगर 2-3 घटनाओं ने मुझे अंबिकापुर में बड़ा व्यथित कर दिया, जो मेरे सक्रियता का कारण था। यहाँ पे इस शासन में अफसरशाही हावी है और जनप्रतिनिधियों की कोई भी सम्मान और उनकी कोई भी, मैं कहूँ तो एक तरह से जो जनप्रतिनिधियों का अधिकार होता है, उसको अधिकारी कोई तवज्जो नहीं देते। यहाँ महामाया पहाड़ है। महामाया पहाड़ के 2700 एकड़ क्षेत्र में आपने जो मुझे कहा कि आप इतना सक्रिय पिछले 2-3 सालों से क्यों हैं मुद्दों को लेकर, तो यहाँ जो महामाया पहाड़ अंबिकापुर शहर की एक तरह से ऑक्सीजन हब है, उसमें मैं बेतरतीब तरीके से बाहर के लोग, झारखंड, बिहार एवं अन्य प्रांत के, खासकर एक वर्ग विशेष के लोग, जिस बेतरतीब तरीके से यहाँ अवैध रूप से कब्जा करके और जंगल को नष्ट कर रहे हैं, इसने मुझको सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। और फिर मैंने क्या किया कि दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू किया। तो जब मैंने, आपको आश्चर्य होगा कि वन क्षेत्र 2581 और 2582 खैरबार बधिया चुआ का जो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है, इसकी मैंने सूचना के अधिकार से जानकारी ली, तो मैं देख के आश्चर्य में रह गया कि इस क्षेत्र में यहाँ के नेताओं ने वोट बैंक के लिए लगभग 500 लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र नियम विरुद्ध दिला दिया है। उसमें मैं नियम विरुद्ध इसलिए कह रहा हूँ कि
जो वन अधिकार मान्यता पत्र का नियम है वो अनुसूचित जनजाति परिवार के लिए 30 वर्ष का कब्जा होना चाहिए और सामान्य या पिछड़े वर्ग के लोगों को 70 साल का। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ पे 500 से ऊपर लोगों को लगभग 900 एकड़ का वन अधिकार पट्टा दे दिया गया है। अगर आप बारीकी से जांच करें तो इसमें 100 पट्टे भी लोगों को नियमानुसार नहीं मिल सकते। इस घटना ने मुझको व्यथित कर दिया और मैंने सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी निकाली और मैंने प्रण किया है कि चाहे इसके लिए मुझको आंदोलन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर करना पड़े, मैं सबकी तैयारी किया हूँ। और कुछ मुद्दे थे, बांकी नहर है एक, बांकी नहर के मेड़ पे अवैध रूप से बेतरतीब कब्जा यहाँ राजनीतिक नेताओं के सह पे, और फिर वही बात आएगी कि आलोक दुबे वर्ग विशेष के विरोध करते हैं। आप देख लीजिए, बांक नदी जो निकली है खैरबार से सोहगा तक, इसके मेड़ पे जो 25 फीट के दोनों तरफ मेड़ हैं, पूरे मेड़ पर लोग अवैध रूप से कब्जा करके मकान बना लिए। मैं अगर इसका विरोध कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? मेरी सक्रियता का ये 2-3 प्रमुख कारण है। मैं आपसे एक एक मुद्दे पर चर्चा करूँगा। मेरा अगला सवाल है आपसे कि कांग्रेस के शासनकाल में बीजेपी सरकार की विपक्ष की जो भूमिका रही वो कैसी थी और क्या रही? आरोप ऐसे लग रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका बिल्कुल शून्य रही। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और जहाँ तक आपने कहा कि इस कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल में जो भाजपा की एक भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, हम लोगों ने हर मुद्दों पे, चाहे वो युवा मोर्चा का प्रदेश स्तरीय धरना हो, महिला मोर्चा का धरना हो, प्रधानमंत्री आवास में जो भेदभाव हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, इन सब मुद्दों पे हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत मुखर होके सड़क पे उतर के आंदोलन की है। और इस संबंध में सरगुजा यहाँ की भाजपा बहुत सक्रियता से, अनेक मुद्दे ऐसे आए सरगुजा जिले के लोकल स्तर पे, वो सड़क का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, अस्पताल में बच्चों की मौत का मुद्दा हो, ऑक्सीजन की कमी से अभी पिछले दिनों कुछ बच्चों की मौत हुई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ के एक कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के उनके मुंह पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगे और जब वो कार से निरीक्षण पे उतरे तो उनके सामने हमारी पार्टी और हम लोगों ने काले झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया। तो मैं नहीं मानता कि भाजपा विपक्ष के रूप में निष्क्रिय रही, ऐसा नहीं है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री जी का ये अंबिकापुर क्षेत्र है, उनका निवास स्थल है और उनके घर से महज कुछ ही दूरी पर जिला अस्पताल है। यहाँ पर आए दिनों कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं इसके लिए फर्स्ट इंडिया 24 चैनल को बधाई देता हूँ। बहुत उम्मीद से यहाँ की जनता और इस विधानसभा के लोग यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव को बहुत भारी मतों से जिताए थे और सरकार में वो नंबर 2 के हैसियत के मंत्री, कैबिनेट मंत्री माने जाते थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल को खुले आज 6 साल हो गए। मूलभूत सुविधा तो छोड़िए, वहाँ पूरा एक माफियाओं का गिरोह सक्रिय है। चाहे वो वहाँ की भोजन व्यवस्था हो, वहाँ के एम्बुलेंस व्यवस्था हो, वहाँ की दवाई सप्लाइयों की व्यवस्था हो। ये मैं मान सकता हूँ कि दवाओं की सप्लाई राज्य स्तर पे एक निविदा के माध्यम से होती है, मगर मैं चुनौती देता हूँ स्वास्थ्य मंत्री को, पूरे मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में जो भी भर्राशाई हुआ है या जो भी वहाँ अव्यवस्था है, एक चीज़ भी करके दिखा दें। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय का कि ये यहाँ के कैबिनेट मंत्री के अपने अधीनस्थ विभाग हैं और यहाँ के वो मंत्री कहलाते हैं। आज भी बेरा जी बता दूं मैं, आप जाके देख लीजिए, 8 जनरेटर लगे हैं, आज भी 3 जनरेटर केवल चालू हैं, 5 जनरेटर बंद हैं। दूसरा,
उनको बुलाइए। वहाँ सीटी स्कैन की सुविधा और अन्य एक्सरे की जो सुविधाएं हैं, उस अस्पताल के आसपास जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे की मशीनें हों, ये वहाँ के आपराधिक तत्वों से मिलके ये जितने नर्सिंग होम वाले, सीटी स्कैन वाले, एक्सरे सेंटर वाले हैं, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल या जिला चिकित्सालय के एक्सरे मशीन की तार खींच के उसको ख़राब कर देंगे। सीटी स्कैन के किसी पार्ट्स को ये ख़राब करवा देंगे योजना के तहत कि जिला चिकित्सालय का जब ये चीज़ खराब रहेगा तो निश्चित रूप से ये हमारे क्लिनिक में, हमारे केंद्रों में आके और गरीब लोग दुगना तिगुना दाम देकर, ये मैं प्रमाण दे दूंगा, मेरे पास प्रमाण है। आए दिन आप पेपरों में पढ़ते होंगे जिला चिकित्सालय का सीटी स्कैन खराब, एक दिन 2 दिन नहीं, महीनों खराब। जिला चिकित्सालय का एक्सरे खराब, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों खराब। ये यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की व्यवस्था है। अभी इन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें अब डॉक्टर के बैठने का समय 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको बता दूं, इनका जो आदेश है माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का, प्रदेश तो छोड़िए, मैं यहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ। यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितने भी डॉक्टर, विशेषज्ञ, प्रोफेसर पदस्थ हैं, अधिकांश लोग रायपुर, बिलासपुर के निवासी हैं। आप शुक्रवार के शाम को देखिए, मस्त ये 2-3 इनोवा की नई गाड़ियाँ किराए में करेंगे। शुक्रवार की शाम को ये जाते हैं, शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, इतवार की रात ये अपने घर बिलासपुर, रायपुर में बिताते हैं और सोमवार को फिर वही गाड़ियों से 2 बजे आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 9 से 5 का आदेश है, इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना? आप इनकी निगरानी करने वाला कौन है? ये आदेश तो बहुत पहले से है। हर डॉक्टर की जो सेवा है वो ड्यूटी बाय ड्यूटी 24 घंटे की होती है। ड्यूटी बाय ड्यूटी 24 घंटे की होती है और यहाँ जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो कभी भी हफ्ते में 7 दिन, आपने जो प्रश्न किया कि नया आदेश में इनको 9 से 5 रहना पड़ेगा, आदेश तो पहले से भी है, इमरजेंसी ड्यूटी में भी है, मगर आप निगरानी करिए। जब आप जाइए तो एक इमरजेंसी के डॉक्टर को छोड़ के विशेषज्ञ चिकित्सक नदारत, और ये अस्पताल में ड्यूटी ना करके जितने यहाँ प्राइवेट बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं वहाँ इनकी सेटिंग है। कोई भी मरीज जाएगा बेचारा यहाँ का आदिवासी, उसको ये रिफ़र कर देंगे कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ, इतने बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। ये खेल चल रहा है, इन पे निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तत्कालीन कलेक्टर श्री कुंदन कुमार साहब ने एक व्यवस्था बनाई है, अधिकारियों की एक टीम बनाई है कि आप डॉक्टरों की ड्यूटी चेक करिए, मगर मैं नहीं समझता कि ये जो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, जिला चिकित्सालय के, जिला प्रशासन के किसी आदेश को गंभीरता से लेते हैं। मेरा एक सवाल और है, ये राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, एक कांग्रेस के बड़े नेता है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा क्या सही है? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मंच पे, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या मुद्दा है। देखिए, हमारी पार्टी गंगा की तरह पवित्र है और कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, इस जिले का, इस प्रदेश का, अगर हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होके अगर आना चाहता है तो हमारे अभी माननीय प्रभारी अजय जमवाल जी आए थे। उन्होंने बहुत खुले मन से हम कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप बड़ा दिल रख के कोई भी आता है तो स्वागत करिए, मगर आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के गर्भ में जो बात है वो मैं बता देता हूँ, आपने खुला नहीं किया। बहुत तेज यहाँ चर्चा है पूरे, न सिर्फ अंबिकापुर अपितु पूरे सरगुजा जिले में। तो मुद्दा सही है? हाँ, मुद्दा आपका सही है। मैं नाम ले देता हूँ कि यहाँ के आदित्यश्वर शरण सिंह हैं, माननीय टीएस सिंहदेव के जो भतीजे हैं स्वास्थ्य मंत्री के, उनके भाजपा प्रवेश की चर्चा है और इस संबंध में मैं माननीय टीएस सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी बयान सुना था।
जब उससे मीडिया के भाइयों ने प्रश्न किया कि सिंहदेव साहब सुन रहे हैं कि आपके भतीजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। हालांकि देखिए, ये उनका टीएस सिंहदेव आदितेश्वर शरण सिंह का व्यक्तिगत मामला है, मेरे को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, मगर आप पूछ रहे हैं तो ये जनता में बहुत चर्चा का विषय है। तो मैं बता दूं, ये टीएस सिंहदेव और इनके भतीजे ये टोटल प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। इस 4.25 साल में प्रशासनिक रूप से और राजनैतिक रूप से कांग्रेस के शासन में टीएस सिंहदेव की जो दुर्गति हुई, अब ये दुर्गति का कारण इन लोग की आपसी कलह है, गुटबाजी है, वो 2.5 साल के मुख्यमंत्री का रेस है। ये कांग्रेस और टीएस सिंहदेव और माननीय भूपेश बघेल जाने, मगर जनता ने जो महसूस किया, राजनीतिक दल के लोगों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने और मीडिया के आप जैसे भाइयों ने जो महसूस किया कि इस 4.25 साल में राजनैतिक और प्रशासनिक रूप से माननीय टीएस सिंहदेव की जो दुर्गति हुई, और ये तो अब अपने से कहने लगे हैं कि मेरा कोई नहीं सुनता, आप लोग को जहां जाना है वहां से काम करा लीजिए। तो टीएस सिंहदेव जी बहुत श्रूड, चालाक राजनीतिक हैं। मैं इनको 35 साल से जानता हूं। ये कांग्रेस हाईकमान पर, मुख्यमंत्री पर और यहाँ के नेतृत्व पर ये दबाव डाल रहे हैं कि 9 महीना 8 महीना बचा है चुनाव का, मेरे को आप आओ, मनाओ, नहीं तो ये बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। कभी ये छोड़ेंगे कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, मैं शायद अगला चुनाव न लड़ूं। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स टोटल टीएस सिंहदेव अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसा मैं इनको समझता हूं, ये बना रहे हैं। तो जैसे बात हुई राजनीतिक गलियारों की, तो आपने एक वीडियो अभी मुझे दिखाया था, एक चैनल में सीएम साहब ने इंटरव्यू के दौरान कुछ चर्चा छिड़ी, इसके संबंध में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि अभी एक बड़े चैनल हिंदुस्तान के हैं, उसके बातचीत में जब उसकी एंकर ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रश्न किया कि सरगुजा के सिंहदेव साहब चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? तो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि टीएस सिंहदेव सरगुजा में बयानों की फुलझड़ी छोड़ के कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अब आदि बाबा क्या करेंगे उनका वो व्यक्तिगत निर्णय है। देखिए, वो प्रमाणित हुआ। 2 अलग-अलग बयान आ रहे हैं इसमें, एक सीएम का बयान अलग है और एक ये जो चर्चा है वो अलग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बयान में, जो मैंने सुना चैनल में, उन्होंने ये कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं माननीय टीएस सिंहदेव, मैं उनको मनाऊंगा, मगर साथ ही एक बहुत बड़ी बात कह दी, टीएस सिंह का टंटा दूर करने के लिए भी। आप उस बयान की गंभीरता समझिए। कह रहे उनको चिंता करने की क्या जरूरत है, ये मैं नहीं, आलोक दुबे नहीं कह रहा है, ये प्रदेश के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। कह रहे उनको चिंता करने की क्या जरूरत है, उनके घर में ही उनका प्रत्याशी है, उनका भतीजा आदि बाबा। तो मुख्यमंत्री जिस रूप से इनको राजनैतिक और प्रशासनिक रूप से शून्य कर दिए हैं, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी उस चीज को स्पष्ट कर दिया कि अरे कोई बात नहीं, टीएस सिंहदेव मत लड़े, प्रत्याशी तो उनके घर में है, और उन्होंने तो प्रत्याशी का नाम भी बता दिया कि अगर वो नहीं है तो उन प्रत्याशी उनका भतीजा है। तो मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं, और टीएस सिंहदेव जो अपना बाल हट या नारी हट बोलिए दिखावा के लिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं टोटल। और आप एक बात आपने और कही कि गलियारों में जो चर्चा है आदितेश्वर शरण सिंह को लेकर, तो देखिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, और पहले भी मैंने कहा कि हमारे दल के प्रभारी माननीय अजय जामवाल जी ने सरगुजा में ये कहा है कि आप लोग बड़ा दल रखिए, बड़ा दिल रखिए, कोई आता है तो उसका गले लगाकर स्वागत करिए। तो निर्णय तो हाईकमान रायपुर और दिल्ली को है, कौन आता है कौन जाता है ये निर्णय उनका है। कुछ सवाल सरगुजा से भी करता हूँ मैं आपसे। विधायक के जी के रहते हुए जो शासनकाल में काम हुए हैं, क्या आपको लगता है जनता उससे खुश है?
कैसा रहा है अंबिकापुर का कार्यकाल? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने अंबिकापुर के विधायक को लेकर प्रश्न किया। आज 4 साल 2 महीने हो गए हैं। अपने विधायक माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो मंत्री हैं, जो अंबिकापुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता को सब्ज बाग दिखाए थे, इतनी घोषणा ये किए थे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। आलम ये है कि 4 साल में आज 1700 दिन हो गए। इस 1700 दिन में यहाँ के माननीय विधायक टी.एस. सिंहदेव जी केवल 157 दिन अपने विधानसभा में दिए। इस 1700 के दिन में ना 158-57 दिन इस अंबिकापुर विधानसभा में दिए। और स्थिति ये थी कि जितना सब्ज बाग और वादा घोषणा ये किए थे, उसमें 25% भी ये पूर्ण नहीं कर पाए। ये तो अंबिकापुर की जनता से सामना करने से बच रहे हैं, और किस मुंह से ये जनता को मुंह दिखाएंगे, इसके नाते ये बहुत कम अंबिकापुर में आते हैं। 1700 दिनों में 157 दिन मात्र अपने क्षेत्र में रहे हैं। इससे इनकी सक्रियता का आप अंदाजा लगा लीजिए। शहर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शहर में जो तकलीफ़ें हैं वो सड़क की है। सड़क के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सड़क को लेकर जो तकलीफ है, मैं बता दूं, अंबिकापुर निगम क्षेत्र में और आसपास जो 48 वार्ड हैं, हम नगर निगम के एक छोटे से पार्षद भी हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने इस पूरे सड़क की मरम्मत रिन्यूअल के लिए 25 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। आज उस 25 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। और इस 6 करोड़ रुपया में जहां 25 करोड़ की लागत से सड़कें सुधरेंगी, नई बनेंगी, गड्ढे भरे जाएंगे, 6 करोड़ में क्या होगा? और मैं इसका भी कारण आपसी गुटबाजी को मानता हूं। कैसे? मई 2022 में कैसे शहर का दुर्भाग्य है और शहर को एक संताप झेलना पड़ रहा है। मई 2022 में ये जो मुख्यमंत्री एक अभी योजना चलाए हैं, भेंट मुलाकात, इस भेंट मुलाकात में मई 2022 में मुख्यमंत्री अंबिकापुर भी आए थे। इनकी गुटबाजी का आलम ये था कि जिला कांग्रेस कमेटी के, ये उनका आंतरिक मामला है, मगर आपने कहा कि इस शहर को नुकसान हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी का कोई भी पदाधिकारी, महापौर, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गया। रात भर मुख्यमंत्री रुके थे, दूसरे दिन 12 बजे तक रुके, मगर इनके आपसी कलह के कारण न शहर का मेयर न यहाँ के पदाधिकारी मिलने गए। हम भाजपा के लोग अपने मिल के पूरे सड़कों के संबंध में, अव्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन दिए, मगर एक खेमा यहाँ का नदारद था। तो जब भैया आप प्रदेश के मुखिया को, आपकी सरकार रहते, आप लोग कांग्रेस के मेयर, आप लोग कांग्रेस के पदाधिकारी, हम विपक्ष के लोग शहर की जनता के हित में जब आपके साथ जाके वो मांग रखने के लिए तैयार थे, तो आप लोग एक फतवा के द्वारा प्रदेश के मुखिया का न सिर्फ बहिष्कार किए, इतना तक आप लोगों ने सौहार्द नहीं दिखाया कि वो रात को रुके हैं। तो महापौर तो किसी दल का नहीं होता जीतने के बाद, वो उसने तक मिलने का कोशिश नहीं किया। तो हम जो आज भोग रहे हैं और जो शहर की जनता त्राहिमाम है, ये टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी की आपसी लड़ाई का नतीजा है, और कांग्रेस की गुटबाजी नतीजा शहर की जनता भोग रही है। एक सवाल आपसे और करूंगा मैं, हम पत्रकारों को लेकर, हमारे एक पत्रकार भाई हैं, उसके साथ जो घटना घटी आप भी जानते हैं, तो कांग्रेस सरकार में पत्रकारों की स्थिति कैसी है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। और क्यों है, इतने दिन क्यों लगे, क्यों वापस कंप्रोमाइज हुआ, इतना दिन ऐसा क्यों खेल चला? देखिए, और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम पत्रकारों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी? देखिए, जो घटना आप बताए पिछले दिनों अंबिकापुर में जो पत्रकार के साथ हुआ, मैं उसको दुर्भाग्यजनक मानता हूँ, होना नहीं चाहिए था ये। और जहाँ तक आप बताए कि अभी छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा में जो पत्रकारों की स्थिति है, निश्चित रूप से
इन्होंने कहा था जब ये सरकार में आए तो हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे और पूरे प्रदेश में पत्रकारों को आवास के लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे, उनके हम सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून अगर ये लागू कर देते तो निश्चित रूप से जो घटना प्रदेश में पत्रकारों के साथ घट रही है ये नहीं होती। इसके लिए शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार आई तो रिटायर्ड जस्टिस हैं आफ्ताब आलम, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने पूरे प्रदेश में भ्रमण किया, पत्रकारों से उन्होंने बात की, बुद्धिजीवियों से बात की, कानूनविदों से बात की, पूरे प्रदेश में भ्रमण करके, मगर आज पत्रकारों के सुरक्षा कानून का कहीं अता पता नहीं है। और दूसरी बात, अंबिकापुर में ही आप देख लें, आप सब पत्रकार वर्षों से अपने निवास के लिए शासन से ज़मीन मांग रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। कोई भी नेता जो यहाँ 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं, किसको पत्रकार भाइयों के सुरक्षा और इनके आवास के लिए ज़मीन की चिंता है? ये तो सब आपके सामने है। इस मामले में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह विफल है। यदि आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी? निश्चित रूप से हम लोग पत्रकार लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं, कलम के सिपाही हैं। अपने जान पे खेल के आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, कई किस्म की धमकियां मिलती हैं, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है आपको। ना आपको पेंशन मिलना है, ना आपको सैलरी मिलनी है, ना और तो और सरकार इतना तो कर सकती है, दुनिया में हर जगह हर वर्ग को फ्री में ज़मीन देना, आवास के लिए लोन देना। ये सब हमारी सरकार आती है तो हम लोग अपनी घोषणा पत्र में इसको लाएंगे और निश्चित रूप से एक बहुत प्रभावशाली पत्रकार सुरक्षा कानून हम लागू करेंगे, ऐसा हमारी मंशा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, यदि बीजेपी की सरकार आती है और अंबिकापुर में आप विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं तो आपकी क्या कार्य होगा, योजना है आपकी? मैं बहुत शिद्दत से इस बात को बोलता हूँ भैया कि मैं एक भाजपा का बहुत अदना सा सिपाही हूँ, बहुत छोटा जनप्रतिनिधि हूँ। और आप मुझे कहते हैं कि अगर मैं विधायक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो मैं अभी सपने में भी अपने को विधायक के रूप में नहीं देखता। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। मेरे से और भी बहुत से योग्य लोग हैं अंबिकापुर में, और पार्टी जिसको आपने अभी बोला मैं विधायक के रूप में नहीं देखता हूँ, यदि आपको मान लीजिए टिकट मिलता है तो आप खड़े होंगे नहीं होंगे? आपने अभी अपना बयान दिया तो मैं अब क्लियर करना चाहूँगा। नहीं, अगर पार्टी मुझे जवाबदारी देती है, अगर मुझको उस लायक समझती है तो आप बिल्कुल लड़ना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, अगर पार्टी इस लायक समझती है और मुझे तो उस आधार पर आप अंबिकापुर के विकास को किस रूप में देखते हैं, इसका मुझे जवाब। नहीं, अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कार्य योजनाएं रहेंगी। अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कार्य योजनाएं रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि यदि छत्तीसगढ़ में जो भी विधायक सक्रिय नहीं है उनका टिकट कटना तय है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, है तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला जी, मगर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जब बयान दिया कि कांग्रेस के लगभग 30 विधायकों की टिकट खतरे में है जी, और उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उस आधार पे टिकट कट सकता है, तो उसके बाद, उस बयान के बाद ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंबिकापुर के माननीय विधायक श्री टी.एस. सिंहदेव जी, जिस दिन मुख्यमंत्री का ये बयान आया उसके दूसरे दिन से अपने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से सक्रिय हुए और एक एक दिन में 5-5, 6-6 कार्यक्रम किए। तो मुझको लगता है, पहले मैं बोला हूँ कि है उनका आंतरिक मामला, मगर मुख्यमंत्री महोदय जो 30 विधायकों की टिकट को खतरे में बताए हैं, कहीं उस 30 विधायकों में अंबिकापुर भी तो नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से हमारे
माननीय विधायक टी.एस. सिंहदेव जी है जो मंत्री हैं, उनकी कहीं सक्रियता, ना कहीं फर्क पड़ रहा है मतलब। उनकी सक्रियता मुख्यमंत्री महोदय के उस बयान के बाद अपने क्षेत्र में दिख रही है। तो मुझको लगता है कि वो जो 30 टिकट या 30 विधानसभा क्षेत्र इंडिकेट किए हैं, अंबिकापुर भी है उसमें। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। मैं देवेश कुमार, और आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की श्री आलोक दुबे जी से, और बड़ी अच्छे से इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया, कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो हमसे जुड़े रहिए, हम फिर मिलते हैं एक और मुलाकात के साथ। मैं देवेश कुमार, फास्ट इंडिया न्यूज़ 24।